हेलो, मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एम्स एजुकेशन सूरत की ओर से आईएमपी का महाबॉम्ब लेकर के। आज अपन बायोलॉजी के आईएमपी देखेंगे और इसी के साथ सेक्शन बी पूरा खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बायोलॉजी जो बाकी था वो आज अपन कर लेते हैं। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। बेटे लोग 8 दिन रह गए आपके एग्जाम में और अभी तक सीरियस नहीं हुए और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। इस आईएमपी को एक बार कर लो, गारंटी देते हैं अगर अच्छे से पढ़ा याद रखा तो मजा आएगा। जब ये क्वेश्चन देखोगे ना मजा आ जाएगा। वाह। चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इसी से शुरुआत कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या लगाया गया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? एनालिसिस द इवेंट दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो इवेंट्स होती है इस इवेंट्स को एनालिस्ट करो, मतलब लिखो। गिव द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है, तीनों का आपको लिखना जरूरी है। पहला तो आपको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखना पड़ता, ठीक है। हाँ, फिर आपको इवेंट्स लिखने हैं। डेफिनेशंस क्या हो सकता है कि plant make their own food with the help of sunlight and chlorophyll. This reaction is called photosynthesis reaction. ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं। Plant convert inorganic substance like carbon dioxide into organic substance with the help of sunlight. This is called photosynthesis reaction. ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दोनों बातें सही है। इवेंट क्या हो सकती है? तो पहला इवेंट है absorb CO2, next absorb sunlight, थर्ड रिएक्शंस, थर्ड क्वेश्चंस आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन लिख देना है। तो इस तरह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट नीचे लिखना होगा, क्लोरोफिल की हाजिरी जरूरी है भैया। तो क्लोरोफिल और बनेगा प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि साइड प्रोडक्ट है वो रिमूव करता है प्लांट, किसके थ्रू? ये पूछा जा सकता है, स्टोमाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगा दीजिएगा बेटा, आराम से करना। राइट ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द सीक्वेंस। सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स के जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है सीक्वेंस में लिखने को बोला। देखो सीक्वेंस रखना जरूरी है। माउथ से शुरू होगा, माउथ के बाद हो सकता है बकल कैविटी आएगी, बकल कैविटी के बाद इसोफेगस आएगा, इसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद एनस आएगा। इस तरीके से सीक्वेंस में आपको जाना है। और हो गया, सीक्वेंस लगा दिया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है सर, ऐसे भी आसान आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आएंगे ही। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स क्या है? एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड फंक्शन। तो ब्लड वेसल्स क्या है? तो ब्लड वेसल्स आर पाइप्स। पाइप्स हैं जो कि क्या करती है? दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी एंड ऑल ऑर्गन टू हार्ट। यही करते हैं ब्लड वेसल्स। उसके टाइप बता दीजिए। तो टाइप यहां पर अपन 3 रहे, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी। एक एक लाइन में इसके बारे में लिखना हो तो भी लिख दीजिएगा कि वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। इसके बारे में लिख दीजिए, आर्टरी के बारे में एक लाइन लिख दीजिए कि इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडीज, ऑल ऑर्गन्स, कैपिलरीज
artery divide into capillaries and each capillary goes into the each cell and supply blood to the cell। इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्यारा सा पिद्दू सा क्वेश्चंस, लेकिन आएगा तो मजा आएगा। व्हाट इज द स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा के बारे में पूछेगा, जरूर पूछेगा। हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डन बाय द गार्ड सेल? स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? तो स्टोमाटा क्या है भैया? स्मॉल पोर, होल न लिखिएगा, पोर लिखिएगा। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। दैट, और बस हो गया, इतना इतना लिखोगे काफी है। लेकिन अगर आपको आगे लिखना, दैट सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया कि स्टोमाटा। अच्छा, यहाँ फंक्शन नहीं लिखा है कि स्टोमाटा काम क्या करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्टोमाटा क्या काम करता है। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशंस भी कराता है ये, एंड प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट, प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। ये आपको कर लेना है। फंक्शंस भी पूछ सकता है, उसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और उसके बाद कहता है कि बताइए गार्ड सेल ओपन और क्लोज कैसे होता है। तो याद रखें, व्हेन वाटर pour in a guard cell, guard cell swelled up, guard cell swelled up and stomata open, है ना। कि जब कभी गार्ड सेल के अंदर पानी भरा जाएगा, गार्ड सेल फूलेगा और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल उल्टा, कि जब व्हेन वाटर रिमूव फ्रॉम द गार्ड सेल, गार्ड सेल से जब पानी निकल जाएगा, गार्ड सेल अभी स्वेल हुआ था, तो अब क्या होगा? श्रिंक्ड, गार्ड सेल बिकम श्रिंक्ड एंड स्टोमाटा क्लोज्ड। अंडरस्टैंड है? ओके, याद रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसके। सर इतना ही है यार, कुछ और है? होगा यार, चार क्वेश्चन से थोड़ी आ सकते, थोड़ा और लगाओ ना, है? हाँ है ना। गिव द डिफरेंस बिटवीन जाइलम्स एंड फिलम्स। लो, जाइलम और फिलम्स का डिफरेंस दे दो। तो इसका डिफरेंस क्या लोगे आप? तो जाइलम एंड फिलम, तो जाइलम्स क्या करती है? ट्रांसपोर्ट वाटर। फिलम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। कहां से कहां? रूट से लीव्स। फिलोम का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? बोथ डायरेक्शन। लीव्स से रूट, रूट से लीव्स, दोनों की तरफ। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट कैसे करती है? पैसिवली, ठीक है। पैसिवली का मतलब होता है यहां एनर्जी का इस्तेमाल होता नहीं है। और फिलोम में क्या होएगा? तो फिलोम एक्टिवली फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब जब भी फिलोम फूड को ट्रांसपोर्ट करती है एटीपी का इस्तेमाल करती है। फिलम, जाइलम, दो पॉइंट्स कंप्लीट। याद रहेगा? रहेगा क्या? रखना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं। 10th में हो ना,
इतना याद नहीं रहता, इंसान के बच्चे हो तो याद रह जाएगा। आगे, गिव द डिफरेंस आर्टरी एंड वेन्स, ये भी पूछेगा। आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस बताओ। लोग आर्टरी और वेन्स में एट्रियम और वेंट्रिकल छाप देते हैं। एट्रियम वेंट्रिकल अलग है, आर्टरी वेन्स अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो याद रखिए, पूरा 2 बार याद रहे, बोर्ड में आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ने हैं। 2 बार क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद डिसाइड करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दबाजी में आर्टरी और वेन्स में आप एट्रियम वेंट्रिकल छाप के आ सकते हो। तो आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस क्या होता है? तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड्स एंड वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स, या बॉडी भी लिख सकते हो। वेन्स कैरी ब्लड्स फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस, इन आर्टरी ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, इन आर्टरी ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, इन वेन्स फ्लो विथ लो प्रेशर। नेक्स्ट है, आर्टरी डू नॉट कंटेन वाल्व, आर्टरी में कोई वाल्व होते नहीं है, वेन्स में वाल्व होते हैं। ये भी हो गया। चार डिफरेंस लग दिए, हो सकता है सेक्शन सी में आ सकता है। 5वां डिफरेंस भी है कि आर्टरीज वॉल इज थिक एंड इलास्टिक, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, जबकि वेन की वॉल जो होती है वो थिन होती है और इलास्टिक वाली होती ही नहीं है। ओके, खैर चलिए, आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस बड़ा सा प्यारा सा, लेकिन आपको जितने भी आते हो उतने लिख ले। अगर सेक्शन बी है 4 पॉइंट, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। सेक्शन सी है 6 पॉइंट, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। आगे, गिव द 2 डिफरेंस, फ्रेंड्स नहीं आएगा। गिव द 2 डिफरेंस एट्रियम एंड वेंट्रिकल। देखो ये भी आ गया, एट्रियम और वेंट्रिकल का डिफरेंस बताओ। तो एट्रियम और वेंट्रिकल का क्या डिफरेंस हो सकता है? तो एट्रियम इज द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट का अपर वाला चैम्बर है। वेंट्रिकल हार्ट का लोअर चैम्बर है। एट्रियम लो प्रेशर, सॉरी ये लो प्रेशर नहीं डालेंगे इसका। एट्रियम वॉल्स इज थिन, एट्रियम की वॉल कैसी रहेगी बेटा? थिन रहेगी। और वेंट्रिकल की वॉल कैसी रहती है? थिक रहती है। 2 डिफरेंस डाल दिए। और अगर डिफरेंस बोलता है तो लिखिएगा कि जो लेफ्ट राइट एट्रियम है ब्लड को रिसीव करता है, और ब्लड को रिसीव करता है, और राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है टूवर्ड्स लंग्स। डन है। तो ये 3 डिफरेंस हमने यहां पे कर दिया है। आराम से लिखना, जल्दबाजी नहीं है। 3 घंटे का पूरा समय मिलने वाला है आपको, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करिएगा और बात बन जाएगी। 3 आवर्स का पूरा पेपर है। 1 आवर्स में आपको सेक्शन ए और बी निपटा ही देने हैं। सेक्शन ए 15 मिनट में खत्म होगा, 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप उस पर। 45 मिनट सेक्शन बी के लिए है। फिर सेक्शन सी पूरा 1 घंटा आराम से लिखिए। सेक्शन डी पूरा 1 आवर्स आराम से लिखिए। ठीक है, इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना। ऐसा ना हो कि सेक्शन ए लिखते लिखते पौना घंटा निकल गया, या तो सेक्शन ए और बी कंप्लीट करो, उसने में तो 2 घंटे निकल गए, फिर 1 घंटा बचा और आपको लिखने अभी सेक्शन सी और डी है। तो ऐसा ना हो, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, वॉच पहन के जाइएगा, याद रहे डिजिटल वाली ना हो। नेक्स्ट, गिव द डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसका डिफरेंस लिखिए। तो बहुत प्यारा सा डिफरेंस लिख सकते हैं। बच्चे ना थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। इट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरा लिखो ना। एरोबिक रेस्पिरेशन मैं यहां नहीं लिख रहा, लेकिन आपको ऐसे लिखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन विदाउट या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस होगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा पूरा लिखिए। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज वाटर प्लस CO2 प्लस ENERGY, यानी एनर्जी। The product formed in anaerobic respiration is alcohol plus energy। तीसरा पॉइंट लिखने को मन कर रहा है, एक एग्जांपल दे दीजिए।
एरोबिक रेस्पिरेशंस ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, ऐसा लिख देना है। ठीक है, हो गया एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशंस का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट गिव द डिफरेंस ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का डिफरेंस दे दो। तो ऑटोट्रॉफिक मींस that produce their own food। ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक में उल्टा लिख दिए, they do not produce their own food। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑटोट्रॉफिक क्या शो करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक क्या नहीं करते, यही तो नहीं करते, they do not show photosynthesis। दो पॉइंट हो गए हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल लिखिए, प्लांट प्लस सम बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक का एग्जांपल्स ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। 3 पॉइंट हो गए। तो सेक्शन सी में अगर पूछता है तो भी हो गया, काम खत्म है ना। प्यारा सा लिखिए, देखो ये साइंस है, लंबा लिखने को नहीं कहता है, क्वालिटी चाहिए इसमें, जो पूछा है वो होना चाहिए। एक वर्ड का भी आंसर हो सकता है। ठीक है, कि एक वर्ड चाहिए, वो जो उसका हार्ट है, उस क्वेश्चन का हार्ट है, वो वर्ड चाहिए। अगर वो नहीं है और आपने दुनिया भर का लिख पढ़ा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो आप एसएस में करिएगा, सोशल साइंस, क्वेश्चन बड़ा बनाओ। ठीक है ना, बड़ा बनाना तो आपको आता है। जैसे कि अब चलिए बाद में बातें करेंगे ऐसी। अब आगे बढ़ता हूं मैं। सर और है क्या इस चैप्टर के आईएमपी? बस करो, ऑलरेडी 9 क्वेश्चन दे चुके हो सर। ठीक है, चलिए चैप्टर 6 पे लगाते हैं। और चैप्टर 5 इतना करना है आपको, इतना कर लिया काफी है, काफी है। ठीक है, हाँ। चैप्टर 6, which hormone is secreted under the flight and fight situation, state its effect, पूछेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पूछा तो डायग्राम दे देगा। किडनी के ऊपर वो जो ग्लैंड है जिसका नाम एड्रिनाल है, वहां पर एरो करके बोलेगा कि बताओ इस ग्लैंड का नाम क्या है, इसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उसकी इफेक्ट क्या है। आजकल ना जीएससीबी वाले थोड़ा सीबीएसई पैटर्न पे जा रहे हैं, तो ऐसा पूछने की संभावनाएं है। पहले तो डायरेक्ट ऐसे डिटो क्वेश्चन सही आते थे, अब डायग्राम्स के फॉर्म में आने लगे। डायग्राम ड्रॉ करेगा, एरो डालेगा, बताएगा कि ये ग्लैंड कौन से, इसका बताओ, सब कुछ बताओ इसके बारे में, तो हो गया। ठीक है, तो कहना तो यही चाहता है कि कौन सा हार्मोन है जो फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशंस में काम आता है, तो वो एड्रिनालिन है। जो कि ये सेक्शन ए का भी क्वेश्चन है कि ब्लैंक हार्मोन इज सीक्रेटेड अंडर द फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशंस। तो ब्लैंक हार्मोन कौन सा, एड्रिनालिन है। इफेक्ट क्या है, तो जब कभी ये हार्मोन्स आएगा, जब कभी एड्रिनालिन अपने बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, पहला ही हार्ट बीट इंक्रीज, क्या हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। और इसकी जो इफेक्ट है ना बच्चे, उसको लाइन से लिखो, ऐसे पूरा लिखना, लेकिन इट इंक्रीज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्टर। ठीक है, या तो आप लिख देंगे, पूरा लाइन लिखना, ऐसा ना लिखे कि इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। नेक्स्ट, स्वेटिंग स्टार्ट। ठीक है, अवर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग, तो अवर बॉडी सीक्रेट स्वेट। और चौथा अगर कुछ लिखना है तो लिखो कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रेस्पिरेशन अच्छा, ये भी लिख सकते हो कि इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी हो सकता है। तो ये सारी इसकी इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट आपको मैंने बोला ना ऐसे पॉइंट वाइज लाइन से ही लिखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं पैराग्राफ, पैराग्राफ में कोई भी आंसर मत लिखिएगा, कभी भी मत लिखिएगा। ठीक है, होता ही नहीं है पैराग्राफ,
पता नहीं आपके सर आपको क्यों नहीं बताते ये सब बातें, अगर बताते तो बहुत अच्छा, नहीं बताते तो मैं बता देता हूं, उसमें क्या बात होगी। गिव द साइंटिफिक रीजन इट इज एडवाइजेबल टू टेक द आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द डेली फूड। कहता है कि ये एडवाइस है, और हमें एडवाइस तो लेनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कि एडवाइजेबल है कि भाई साहब आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना है। क्यों खाना है बताओ, रीजन दो। रीजन बिकॉज अपने बॉडी में जो थायरोक्सिन होता है या तो थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो थायराइड ग्लैंड वर्क प्रॉपरली अंडर द आयोडीन। ठीक है, अगर आयोडीन होगा तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क करेगा एंड इट सीक्रेट थायरोक्सिन इन अ रेगुलर मैनर, तो रेगुलरली वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता रहेगा। बट इफ देयर इज अ लैक ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, देन थायराइड ग्लैंड कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। ये सारा आपको पॉइंट से लिखना है। थायराइड ग्लैंड कैन नॉट वर्क प्रॉपरली एंड सम डिसीज लाइक गोइटर में बी फॉर्म्ड, में भी क्या फॉर्म होता ही होता है। ठीक है, सो टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइटर वी हैव टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो गोइटर से बचने के लिए आपको आयोडीन खाना जरूरी हो गया है। तो ये था हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर्स की ओर। कोई आईएमपी है क्या, लगाते हैं। चैप्टर 7 नहीं है सर, 3 ही क्वेश्चन। ओ आएगा तो इसी से आएगा, बाकी ना आए। सर ब्रेन्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, एक्सक्रेशंस के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ये क्या बात हो गई। प्लांट हार्मोन्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा ब्रेन्स के बारे में सब पूछेगा, लेकिन वो सेक्शन बी का क्वेश्चंस नहीं है, वो आपको सेक्शन सी में करना है। ठीक है, प्लांट्स के हार्मोन सेक्शन सी, ब्रेन्स के पार्ट और उसके फंक्शन सेक्शन सी, एक्सक्रेशन सिस्टम सेक्शन सी, ये सब सेक्शन सी में आएगा। और जब मैं सेक्शन सी के आईएमपी लाऊंगा तब उसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन करूंगा, तो वहां सेक्शन सी में आप लर्न करने वाले हो। और अगर इन केस क्वेश्चन सेक्शन बी में आ भी जाता है तो आप लिख ही लोगे, तो 2 बार उसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, इसलिए मैं जो है सेक्शन बी वाले ही क्वेश्चन लेके, जब सेक्शन सी लाऊंगा तो आप सारा का सारा कवर कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 व्हाई इज अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर द ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के एडवांटेज लिखने को बोल रहा है आपको, एडवांटेज लिख दीजिएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशंस होगा तो जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं होएगा, जो न्यू प्लांट्स है वो सेम होंगे अपने पेरेंट्स प्लांट्स की तरह से, और कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी। दूसरा, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्लांट्स होते हैं उसमें फ्रूट थोड़ा जल्दी आते हैं, फ्लावर थोड़े जल्दी आते हैं, यही फायदे हैं। ठीक है, एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के कर लेना। गिव द डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो बच्चे जानते हैं इसका आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस दो। तो डिफरेंस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओनली सिंगल, सॉरी सेक्सुअल में सिंगल कहां से, ओ sexual reproduction there are 2 parents involved in this in the sexual reproduction, और asexual reproduction की बात करें तो only single parent involved in the asexual reproductions। next है sexual reproductions में gametes is formed। ठीक है, gametes form होता है, reproductive cells is required, reproductive cells की requirement होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल्स की रिक्वायरमेंट रहता नहीं है। तो ये हो गया, एक एग्जांपल देना दे दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, फंगस, इन सब का लगा दीजिए। हो गया, काम खत्म है। सेक्सुअल असेक्सुअल पूछेगा, हाँ भैया करके जाना। स्टेट द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आ गया फिर से, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट। कहता है रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखो फ्लावर्स के, तो फ्लावर्स के 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, एक है स्टेमन, दूसरा है पिस्टिल। स्टेमन उसके भी पार्ट लिख दीजिए, स्टेमन में हुआ एक फिलामेंट होगा, दूसरा एंथर होगा। पिस्टिल के पार्ट लिख दीजिए, उसमें स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, ओवरी होगी। रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखना है तो बस वही लिखना है, और इस उसके बेसिस के ऊपर प्लांट के फ्लावर को डिफरेंशिएट करो। हाँ, तो अगर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट अवेलेबल है ऑन द सेम फ्लावर, इफ मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, देन द फ्लावर इज कॉल्ड
बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा कहेगा उसके हम? बाइसेक्सुअल कहेंगे। इफ आइदर फीमेल और मेल पार्ट इज प्रेजेंट, या तो फीमेल या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है, मतलब कि दोनों में से एक ही प्रेजेंट है, तो ऐसे पार्ट को, ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये दो टाइप्स हो जाते हैं फ्लावर के ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके हैं, आगे बढ़ते हूं चैप्टर 7 में ये। ओके, कुछ और है क्या सर? हाँ है। What change are seen at the girls in the time of puberty? प्यूबर्टी के समय गर्ल्स में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं? आईएमपी क्वेश्चन से पूछेगा पूछेगा पूछेगा, ठीक है, बार बार पूछेगा। What change seen in the boys? बॉयज में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा भी पूछ सकता है, राइट द चेंज सीन इन बॉयज एंड गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स में जो भी दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके सेक्शन सी में पूछ सकता है कि बॉयज और गर्ल्स का लिखो। सिर्फ गर्ल्स का पूछेगा, सिर्फ बॉयज का पूछेगा, ये पूछेगा सेक्शन बी में। या तो ऐसे भी लिख सकता है कि ऐसे चेंजेस लिखो जो बॉयज और गर्ल्स में इक्वल है, इक्वल चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के इक्वल चेंज लिखो। तो इक्वल चेंज में क्या लिखोगे आप? इक्वल चेंज में लिखोगे कि हाइट इंक्रीज, वॉइस चेंज, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एक्टिव। ये है इक्वल, ये दोनों में होगा, बॉयज में भी होगा और गर्ल्स में भी होगा। और एक और लिख सकते हैं, हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया। तो हेयर ग्रोथ होगा प्यूबिक एरिया और अंडर आर्म्स के अंदर, ये कॉमन है। डिफरेंट चेंजेस लिखने को बोलते हैं, डिफरेंट चेंजेस लिखने को बोलते हैं, तो आपको डिफरेंस दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लिखना है। आपको पहले से बोल दिया गया कि डिफरेंट चेंजेस लिखो। डिफरेंट चेंजेस लिखने को बोला, तो बॉयज में लिखेंगे अपन चेस्ट वाइडर, शोल्डर ब्रॉडर, penis enlarge and erect occasionally। तो ये हो गया स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट। ये हो गया बॉयज का चेंज। गर्ल्स के चेंज में लिखेंगे कि साइज ऑफ ब्रेस्ट increase, menstruation cycle start, egg production start। ये है गर्ल्स के चेंजेस। तो अलग अलग लिखने को बोले तो जो अलग है दोनों में वो लिखना, कॉमन लिखने को बोले तो जो दोनों में कॉमन है वही लिखना। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा समझना, उसके बाद लिखना जो भी लिखना हो आपको। नेक्स्ट, what is pollination? Pollinations क्या है? Explain the different type of the pollinations between the self pollination and the cross pollination। चलो, pollinations क्या है ये पूछेगा जरूर, pollinations के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और आएगा ही। pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination। ठीक है, pollen grains anther से stigma पे जाता है, इस प्रोसेस को हमने pollination बोलना है। दो टाइप से, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अगर एंथर ट्रांसफर इनटू द सेम फ्लावर, ठीक है, अगर एंथर, इफ एंथर ट्रांसफर, सो एंथर क्या, इफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इनटू द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा, सेल्फ पोलिनेशन। इफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे उसको। तो दो ही पोलिनेशन होने वाले, उसके हिसाब से हो गया ये। तो इतने क्वेश्चंस लगा लेना बच्चे, अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करो। देखो, अच्छे स्कोर से मतलब ये नहीं 80 आउट ऑफ 80 लाओगे, पूरे साल नहीं पढ़ा तो 80 आउट ऑफ 80 तो भगवान देगा ही नहीं। जैसे कर्म करोगे वैसे भरोगे। ये कुछ कोशिश की जा रही कि आप अच्छे मार्क लाओ, अच्छे मतलब 50, 60, 65 अच्छे होंगे। ठीक है सर, 80 आउट ऑफ 80 पूरे साल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हाँ, लोग 12-12 घंटे पढ़ते हैं 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए, और तू 8 घंटे
8 दिन पढ़ के 80 आउट ऑफ 90 लाने के सपने देख रहा है। चैप्टर 8 अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको स्किप करेगा ठंडे कलेज के साथ, क्योंकि ये 3 मार्क का चैप्टर है, उससे ज्यादा कभी आएगा नहीं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बोर्ड चलता है, 3 से 4 मार्क का पूछ लेगा। तो अगर आप चैप्टर 8 को करना चाहते तो ये रहे कुछ आपके क्वेश्चंस। व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट, गिव द एग्जांपल। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, एग्जांपल दीजिए। तो ट्रेट दैट लर्न और डेवलप्ड बाय सम इंडिविजुअल ड्यूरिंग द होल लाइफ। ऐसे ट्रेड जो अपनी जिंदगी में सीखे जाते हैं, डेवलप्ड करे जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि एग्जांपल देंगे, लर्निंग ऑफ ड्राइंग, लर्निंग ऑफ राइडिंग ऑफ बाइक। ठीक है, आपने बाइक सीखा, आपने पढ़ना सीखा, तो ये सब आपके एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, ये आप सीख के नहीं आए थे, ये आपने एक्वायर करा, अंडरस्टैंड है। डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल्स, तो आपने अपने दिमाग को डेवलप करा, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स है। इसके एग्जांपल लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरी जिंदगी में जो भी सीखते हो वो सब एक्वायर बोला जाता है। व्हाट आर हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, राइट इट एग्जांपल। हेरिडेटरी कैरेक्टर क्या है, उसके एग्जांपल बताओ। तो हेरिडेटरी कैरेक्टर that provided by the parents with the that transfer by gene from parent to offspring। यही आप लिख सकते हो कि जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में आते हैं, वाया किसके थ्रू आते हैं, जीन्स के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक। और इसके एग्जांपल में आ जाएगा स्किन टोन, वॉइस, हाइट, बॉडी पोस्चर, बॉडी शेप, हेयर टेक्सचर्स, ये सब आपको मिला है हेरिडेटरीज में। अंडरस्टैंड है। ये 2 क्वेश्चंस कर लीजिए। शर्म ना आई तेरे को, हैं? खैर ये कर ले अभी जो करा रहा।